तो बात करते हैं यूनिट 4। कोर्स कोड आपको पता है BCHCT 131। कुछ दिक्कत चल रहा है इस पेन में, ठीक है। तो कोर्स कोड हमें पता है BCHCT 131। इसमें हमारा ब्लॉक 1 चल रहा है अभी, ठीक है ना। ब्लॉक 1 में टोटल 5 यूनिट है। ब्लॉक 1 में टोटल 5 यूनिट है। तो ये 4th यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। आ जाओ, सिंपल सा यूनिट है हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सिंपल सी बातें हमारे लिए इधर। देखो, इंट्रोडक्शन से बात कर लेते हैं। इन द प्रीसीडिंग यूनिट, पहले यूनिट में हमने पढ़ा वी डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, हमने देखा, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच बात किया हमने अच्छे से, ठीक है। नाउ यू विल स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ दीज एप्लीकेशंस ऑफ दीज प्रिंसिपल्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। द आर्ग्यूमेंट डेवलप्ड फॉर हाइड्रोजन कैन बी एक्सटेंडेड टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हम अब बात करेंगे इसके प्रिंसिपल जो हमने पढ़े ना, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। अब उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है ना। उन जो हमने प्रिंसिपल पढ़े, पांचों हमने पोस्टलेट पढ़े, अब उनके प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे, उनके एप्लीकेशंस देखेंगे हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स को समझने के लिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला एटम। जैसे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। सेम फिर हमारा हो जाएगा हीलियम, ठीक है ना, हीलियम प्लस, ठीक है। फिर Li, लिथियम 2+, तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Li2+ में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स की हम बात करेंगे। आ जाओ, देखो, बाय हाइड्रोजन लाइक एटम्स वी मीन एनी स्पीसीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब यही है कि कोई भी स्पीसीज, कोई भी एटम्स जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, एंड सो ऑन आर कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। दीज स्पीसीज डिफर, एक सेकेंड, these species differ from hydrogen atom in their nuclear charge। अब देखो, हम अगर बोल रहे हैं ना कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है हाइड्रोजन में, 1 प्रोटॉन। लेकिन जब हम हीलियम प्लस की बात करते हैं हीलियम प्लस की, तो हीलियम प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। बट हीलियम प्लस में प्रोटॉन कितने हैं, हीलियम में तो 2 प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन तो आप नहीं निकाल सकते। सेम बात करते हैं Li3+ की, Li3+ की, Li2+, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, Li2+ की बात करते हैं, तो Li2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। बट Li2+ में 3 प्रोटॉन है, ठीक है। तो देख पा रहे हो, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, इनमें सेम क्या है कि सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। बट डिफर कहाँ पे है, डिफर है कि सब में प्रोटॉन मीन्स न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, तो वो अलग अलग है। ऑल्सो देयर हैव एन ओवरऑल चार्ज +1, +2, +3। जैसे हम बात करें हीलियम पे ओवरऑल चार्ज कितना है, +1, लिथियम पे +2, बेरिलियम पे +3, ठीक ना। कुछ तो दिक्कत है, छोड़ो, ठीक है ना। तो बेरिलियम पे कितने चार्ज, +3। बट हम जानते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो न्यूट्रल है, ठीक है ना, हमारा हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल है। We have seen in Unit 2 that the success of old quantum theory of Bohr was due to its ability to explain the structure of hydrogen atom। जो ओल्ड क्वांटम थियोरी का जो सक्सेस था वो किस वजह से था, क्योंकि जो ओल्ड क्वांटम थियोरी थी वो हाइड्रोजन एटम्स को समझा पा रही थी, ठीक है ना। वो हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को समझा पा रही थी, ठीक है ना। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के स्ट्रक्चर को समझा पा रही थी। अब आता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन ऑल्सो वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू हाइड्रोजन एटम। जो श्रोडिंगर का इक्वेशन था वो भी हमने सबसे पहले हाइड्रोजन एटम पे लगाया। देन श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए लगाया। देन हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट किए, वेरियस कैलकुलेट किया जा सकता है, मोमेंटम कैलकुलेट किया जाए, कुछ सो ऑन, जितने भी डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले जो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन था उसको हाइड्रोजन एटम के लिए ही अप्लाई किया गया था। एंड इट्स सक्सेस
प्रोवाइड्स इस कन्वीनियंस प्रूफ फॉर द थियरी ऑफ वेव मैकेनिक्स। और जो हमारे पास सक्सेस हुआ, ये क्या नाम है, क्वांटम थ्योरी, जो श्रोडिंगर की इक्वेशन थे, श्रोडिंगर इक्वेशन हमारा सक्सेस रहा, वो वेव मैकेनिक्स का प्रूफ देता है कि जो आपका, हाँ, कि जो आपका एटम है, जो आपका एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो वेव नेचर भी रख रहा है, ठीक है ना, वो वेव नेचर भी रख रहा है। क्यों? श्रोडिंगर इक्वेशन वेव नेचर के लिए है। जब उसको हमने अप्लाई किया हाइड्रोजन एटम पे, तब जो एनर्जी की वैल्यू आ रही थी वो तो सेम आ रही थी जो बोहर ने दी थी। तो हम बोल सकते हैं कि जो वेव मैकेनिक्स था, वेव मैकेनिक्स की थ्योरी को प्रूव करता है कौन? आपका श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, वी विल बिगिन दिस थियरी यूनिट बाय राइटिंग श्रोडिंगर इक्वेशन, हम देखेंगे, ठीक है ना, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। यू विल लर्न अबाउट व्हेन दिस इक्वेशन इज रिटन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इसको लिखेंगे, एंड इट्स सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड देखेंगे आगे हम। दैट इज वेव फंक्शन कैन बी सेपरेटेड इनटू रेडियल एंड एंगुलर कंपोनेंट, बात करेंगे आगे क्या होता है। देन द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन गिव 3 क्वांटम नंबर्स, जो कि है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऐसा आपने तीनों के नाम सुन रखे हैं, ठीक है ना। और एक रहता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अब वेरियस एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम कॉस ऑर्बिटल्स विल बी डेजिग्नेटेड बाय यूजिंग दीज क्वांटम नंबर, बात करेंगे कैसे, ठीक है ना। इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, आपको दे दिया जाएगा कि 2s, अब बताओ इसके कितने क्वांटम नंबर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, बात करेंगे आगे। वी विल देन एक्सप्लेन दी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस फॉर वेरियस ऑर्बिटल्स, ये सब देखेंगे अभी हम आगे क्या है, ठीक है ना। बट ये वाला क्वेश्चन तो आपके पास रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। आपको ऑर्बिटल्स दे दिया जाएगा, मान लो आपको दे दिया गया 3s, तो पूछा जाएगा कि कितने पॉसिबल, आपके पास कितने पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। अब देखो, Schrodinger equation for hydrogen-like atom. In hydrogen and hydrogen-like atoms, we have electron moving in force of nucleus. Nucleus की force की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, there is a Coulomb attraction between fixed nucleus. nucleus fixed है हमारा, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उनके बीच में एक अट्रैक्शन है, ठीक है ना, Zd and mass m, and a moving electron of charge E and mass m. जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन मूव करें उसका मास को m ले लो, स्मॉल m, उसका चार्ज को ले लो स्मॉल e, ठीक है ना। और जो प्रोटॉन है उसका जो क्या है, प्रोटॉन का चार्ज वो हो जाएगा z टाइम्स e, ठीक है, z टाइम्स e, प्लस प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, कैपिटल M ले लो, z टाइम्स e, z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, Z2 मतलब दो प्रोटॉन इंटू में इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो टोटल चार्ज मिल जाएगा आपको। तो यह रहा आपका क्या, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस न्यूक्लियस का मास, इन दोनों के बीच में क्या हो लगता है, इन दोनों के बीच में कूलम्ब अट्रैक्शन लगता है, हमें पता है। द पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस सिस्टम इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, पता है ना हमें, के Q1 Q2 बाय R लिखते हैं हम, के Q1 Q2 बाय R, तो वही लिखा गया है, के को यहाँ पे 1/4πε0 लिख दिया है, Q1 Q2 डिवाइड बाय R, नीचे तो R दिख रहा है आपको, यहाँ पे Q1 Q2, Q1 क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ले लो E इंटू प्रोटॉन का चार्ज को जेड ई लोगे, ठीक है, तो जेड ई इंटू में ई, जेड ई स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव में लोगे, तो हाँ पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं, ये हमने क्लास 12 से ही सीख रखा है। एंड द रिड्यूस मास म्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस मास हमने लिखना सीख लिया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के रिड्यूस मास को आप लिख सकते हो स्मॉल m कैपिटल M, ठीक है ना, स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल M स्मॉल m प्लस में, ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे प्लस में, ठीक है। आप इस फॉर्म में याद रखो या इस फॉर्म में याद रखो, बात बराबर ये 1/m प्लस 1/m, 1 बाय कैपिटल M प्लस 1 बाय स्मॉल m, ठीक है, 1/μ/2, तो आपको तो ये फॉर्म याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो, द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स दस बिकम्स दिस, ठीक है। लैप्लासियन ऑपरेटर हमने बात किया हुआ था, ठीक है, लैप्लासियन ऑपरेटर प्लस 8π² म्यू डिवाइड बाई h² ई प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी V
साई इक्वल टू 0 हमने पहले भी बात कर रखी इस चीज़ की। कहाँ आ जाओ, हमने इस चीज़ से पहले बात कर रखी है। ये देखो, दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लो लैप्लेशियन ऑपरेटर इंटू साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। हमने बस वी की वैल्यू पुट करी है, ठीक है ना, वी की वैल्यू पुट करी है। ये तो आपका क्या है, ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन ही तो है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन ही तो है। ये तो शॉर्ट फॉर्म था, एस आई इक्वल टू ई साई, तो ये तो हमने बिल्कुल शॉर्ट करके लिख दिया। लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करोगे, एच की वैल्यू रख दोगे, एच की वैल्यू रख दोगे तो आपके पास आ जाएगा ऐसा, ठीक है। एस आई इक्वल टू इस आई में आप एच की वैल्यू रख के देखो तो आपको ये फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, हमने देखा कि हमने एच की वैल्यू रखी प्लस हमने पोटेंशियल की भी वैल्यू रख दी इस बार, ठीक है। एच आई इक्वल टू ई साई में, एच साई इक्वल टू ई साई में एच की वैल्यू रखो, ठीक है ना, और हमारे पास पोटेंशियल की भी वैल्यू रख देना, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसा बन के आ जाता है। अब आगे देखो, the only successful attempt to find solution of the wave function equation have been those in which position of the electron is given in polar coordinate, ठीक है। हम देखो कोऑर्डिनेट तो अब तक हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ करते थे, ठीक है ना। हम कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसमें एक्स वाई जी होता है, ठीक है ना। अब तक तो हमने यही कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, एक्स वाई जी, ठीक है ना। किसी स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ठीक है, तो हम कार्टेशियन सिस्टम को यूज़ कर रहे थे। बट अब हम कार्टेशियन सिस्टम को ना यूज़ करके यूज़ करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। ये तो आप बोल सकते हो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, दी ओनली सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए वी हैव बीन दोज इन विच पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन इन पोलर कोऑर्डिनेट, की जो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है उसको हम डिफाइन करेंगे, उसको हम लोकेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को हम लोकेट करेंगे बाय स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को यूज़ नहीं करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, एक्स होता है ना। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तो आप बोल सकते हो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ये आपके पास हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है। वाई जो होता है हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम में, उसकी वैल्यू आप बोलोगे स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या, आर साइन थीटा को साइन फाई, ठीक है। और जेड को बोलोगे आप सिंपली आर कॉस थीटा। ये हमें एज इट इज़ याद रख लेना है, ठीक है ना। इसमें हमें ये कहाँ से आया, इस चीज़ को देखने जाओगे तो बहुत मैथमेटिकल थिंग्स आ जाती है जो कि हमारे काम की नहीं है, ठीक है। हमें एज इट इज़ याद रख लेना है कि एक्स के कॉरस्पॉन्ड क्या होता है, वाई के कॉरस्पॉन्ड क्या है और जेड के कॉरस्पॉन्ड क्या है। हमारा कार्टेशियन सिस्टम को हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में बदल रहे हैं अब, ठीक है। देखो हम जानते थे कार्टेशियन सिस्टम में कोई पॉइंट है पी, मान लो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इधर न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है ना, जेड से डिनोट करता हूँ, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर लोकेट करना चाहो तो एक्स वाई जी का हम यूज़ करते थे कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से, बट नहीं, अब हम बोलेंगे, अब हम थीटा को यूज़ करेंगे प्लस फाई को यूज़ करेंगे प्लस आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को आर को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर आर को यूज़ करेंगे, थीटा को यूज़ करेंगे और फाई को यूज़ करेंगे, तो हमें परफेक्ट पोजीशन मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन को हम लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। देखो आपको बस ये चीज़ें याद रख लेनी है, ठीक है ना, आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है बस, और कुछ नहीं है। ज़्यादा हम डेरिवेशन देखेंगे नहीं, हमारे काम की है ही नहीं, नहीं हमें कभी पूछा जाता है, नहीं हमारे में दे रखा है। Schrodinger equation for hydrogen atoms can be expressed in spherical polar coordinate r थीटा एंड फाई, आर थीटा और फाई को यूज़ करके हम इसको लोकेट करेंगे, ठीक है ना, एक्सप्रेस करेंगे हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है। तो देखो 8 पाई स्क्वायर म्यू एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो हो गया हमारा क्या,
ये होगी हमारी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू प्लस जो हमारे पास लैप्लेशियन ऑपरेटर है, लैप्लेशियन ऑपरेटर इनटू साई, तो लैप्लेशियन ऑपरेटर और साई इनको हम अलग से बिल्कुल क्या कर लेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे अपना कौन सा, हम यूज़ करेंगे इसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो अगर जब हम थोड़ा पीछे जाके बताना चाहूँ, देखो लैप्लेशियन ऑपरेटर को हम पहले डिफाइन कर रहे थे कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जी, ठीक है। तो हम ये कर रहे थे पहले, बट अब हम एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे इसको डिराइव, ठीक है ना। अब जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो एक्स वाई जी के टर्म में नहीं लेंगे, हम लेंगे अब डेरिवेटिव क्या, फाई थीटा एंड आर के रिस्पेक्ट में। तो जब आप फाई थीटा और आर के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास ये चीज़ देखने को आएगी, ठीक है ना। अब ये कैसे आता है ये हमें बिल्कुल नहीं देखना है, ये बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म्स है जो हमने इस लेवल की मैथमेटिक्स तो हमने पढ़ नहीं रखी है, ठीक है ना, कि हम इतना लेवल का डेरिवेटिव कर पाए। बिल्कुल यहाँ पे चेन रूल और लंबे लंबे डेरिवेशन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें नहीं देखना, अभी हमें सिंपली इसको एज इट इज़ ऐसा याद रख लेना है, ठीक है। तो जो काम की नहीं है, हमें याद भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट हम देख रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने लैप्लेशियन ऑपरेटर को पुट किया। अब देखो अकॉर्डिंगली द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इज शोन इन फिगर 4.2। 4.2 में देखो, ठीक है, 4.2 में देखो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको शो किया गया है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के द्वारा। मीन्स हमने यूज़ किया है थीटा को, हमने यूज़ किया फाई को एंड हमने यूज़ किया आर वेक्टर को, ठीक है ना। हमने थीटा फाई और आर वेक्टर को यूज़ किया है अपने इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए, ओके। We can write the solution of above Schrodinger equation, that is the wave function as given below। देखो जो हमारे पास साई है, अब वो साई इज द फंक्शन ऑफ, अब हमारे पास जो साई है वो फंक्शन है आर का, वो फंक्शन है थीटा का और वो फंक्शन है हमारे पास फाई का, ठीक है ना। अब जो हमारे पास साई है वो एक्स वाई जी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। क्यों, हम बात कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो हमारे पास जो साई है वो एक्स वाई जी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो हमारे पास जो साई है, ठीक है, हमारे पास जो साई है वो है फंक्शन किस चीज़ का, आर का, थीटा का और फाई का, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अलग अलग कर लो। आर इज द फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। तो साई जो है वो फंक्शन है आर का, साई फंक्शन है हमारे पास थीटा का और साई फंक्शन है हमारे पास फाई का। बस ये इक्वेशन दिखा रहा है, ये इक्वेशन यही दिखाना चाह रहा है कि जो आपका साई है वो फंक्शन है आपके पास आर का, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का, वो आपके पास फंक्शन है क्या, थीटा का एंड फाई का। वेर आर इज द रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, आर यहाँ पे रेडियल पार्ट है और बाकी जो थीटा और फाई है वो एंगुलर पार्ट है, ठीक है ना, वो एंगल्स दिखा रहा है। आर यहाँ पे रेडियस को डिनोट कर रहा है और यहाँ पे जो फाई और थीटा है और वो एंगल्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगुलर पार्ट है, वेव फंक्शन का, और ये रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का। आर हमारे पास देखो, हमारे पास क्या था, आर थीटा एंड फाई, तो आर इज द रेडियल पार्ट और ये दोनों जो है ये दोनों क्या है, एंगुलर पार्ट है, ठीक है। आर इज द फंक्शन ऑफ आर ओनली, जो हमारे पास आर है वो फंक्शन है ओनली आर का, जो थीटा है वो फंक्शन है थीटा का और जो हमारे पास फाई है वो फंक्शन है फाई का। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। जो आर है वो डिपेंड करेगा आर पे, जो थीटा है वो डिपेंड करेगा थीटा पे, जो फाई है वो डिपेंड करेगा फाई पे, जो साई है वो डिपेंड करेगा थीटा आर एंड फाई पे। समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास साई है वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास आर पे, थीटा पे और फाई पे, ठीक है। वहीं एट द सेम टाइम मैं बोल रहा हूँ कि आर डिपेंड कर रहा है, आर इज द फंक्शन ऑफ आर डिपेंड कर रहा है आर पे, ठीक है ना।
और थीटा डिपेंड कर रहा है थीटा पे, फाई डिपेंड कर रहा है फाई पे। फाई इज द फंक्शन ऑफ फाई, थीटा इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड आर इज द फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि आर इज द फंक्शन ऑफ आर, थीटा इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इज द फंक्शन ऑफ फाई ओनली। ठीक है ना, ये चीज़ें आर किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, ना ही थीटा किसी और चीज़ पे डिपेंड करेगी, ना ही फाई किसी और चीज़ पे डिपेंड करेगी। ओके, जो आपके पास साई है, जो आपके पास साई है वो डिपेंड करेगा थीटा आर और फाई पे, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट पे। देन इक्वेशन 4.5 कैन बी सेपरेटली इनटू can be separated into three different equation with the separation of variable r, theta और phi। जो हमारे पास इक्वेशन 4.5 है, जो इक्वेशन 4.5 है इसको आप सेपरेट कर सकते हो। इक्वेशन 4.5 को आप सेपरेट कर सकते हो आर के लिए, ठीक है ना, आर के लिए अलग कर लो, थीटा के लिए अलग कर लो और फाई के लिए अलग कर लो। लेकिन हमें देखना नहीं है, हमें बस जान लेना कि हाँ ये अलग हो सकता है। ठीक है ना, द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन गिव दी थ्री क्वांटम नंबर्स। और ये जो आपने इक्वेशन हम जब अलग कर लेंगे, जब हम इन इक्वेशंस को अलग करेंगे, ठीक है ना, आर, थीटा और फाई के रिस्पेक्ट में इन तीनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा उसको जब सॉल्व करोगे तो आपको थ्री क्वांटम नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको थ्री क्वांटम नंबर मिलेंगे जिसको हम आगे देखने वाले हैं क्या है वो थ्री क्वांटम नंबर। ठीक है, बट इस चीज़ को अलग कैसे किया जाए, इसमें थीटा थीटा वाले पार्ट को, फाई वाले पार्ट को, आर वाले पार्ट को कैसे अलग किया जाए इस इक्वेशन से, ठीक है ना, तीनों को कैसे सेपरेट किया जाए वो हमें नहीं देखना है, वो बहुत हाई लेवल पे चली जाती है। वो बिल्कुल आपके पास जो बीएससी मैथमेटिक्स लेके जो फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनमें आती है वो कोर्स, हमारे में नहीं आती है। ठीक है ना, हम ठहरे बायो वाले लोग, बायो केमिस्ट्री वाले। ठीक है, तो हमारे में बस इतना ही है कि हमें बस फंडामेंटल्स थोड़ी बहुत पता हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि चीज़ें क्या घट रही है हमें कुछ भी ना अंदाजा हो, थोड़ा बहुत तो हमें पता हो। ठीक है, ये जानते हो ना, टूल किट का इन्फॉर्मेशन हमें पता रहना चाहिए। अब कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना, वो हमें नहीं पता, हमें बस जानना, हम बस उसका नाम जानते हैं, हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ हमें टेंशन नहीं लेना, हमें बस देखना है कि ये जो थ्री क्वांटम नंबर ये जो बोल रहा है ना कि आएगा, इस इक्वेशन को जब सेपरेट करके जब सॉल्व करेंगे तो थ्री क्वांटम नंबर आएगा। अब हमें इन थ्री क्वांटम नंबर को सही ढंग से पढ़ लेना है, ताकि हमें अगर कोई बोल दे कि 2s के लिए क्वांटम नंबर्स बताओ क्या क्या पॉसिबल है, तो देखो जब हमें 2s के लिए क्वांटम नंबर्स पता करने हैं, ठीक है ना, क्या सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है, तो देखो, तो आपको 2 दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है 2, तो मीन्स आपको समझ गया कि n की वैल्यू तो 2 रहने वाली है, n की वैल्यू 2, n, l, ml और ms स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आपको पता समझ में आ गया कि n की वैल्यू 2 रहने वाली है। अब देखो l, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0। ठीक है ना, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 1। d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 2 और सेम f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 3। तो s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू तो 0 रहने वाली है। तो अब ml की वैल्यू होती है -l से लेके +l तक। ठीक है ना, ml की वैल्यू होती है -l से लेके +l तक। ठीक, तो क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे लिखोगे 0 ही रहने वाला है। ठीक है, ठीक, अब ms की बात करते हैं, ms की। तो ms क्या होगा, ms यहाँ पे हो जाएगा, एक बार प्लस हाफ लिख दो, ठीक है, और बाकी सब चीज़ें वापस से सेम करो, 2 0 0, एक बार माइनस हाफ लिख दो। ठीक है, तो दो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आपको मिल रहे हैं, एक ये मिले आपको जिसमें आपको n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू 0, ms की वैल्यू प्लस हाफ, और दूसरा मिल रहा है आपको n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, ml की वैल्यू 0, ms की वैल्यू माइनस हाफ। कभी भी दो सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है ना, हाँ इनके अंदर के इंडिविजुअल क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, बट सेट ऑफ क्वांटम नंबर हमारे पूरे सेट ऑफ कॉमन पूरा सेट हमारा सेम नहीं हो सकता। तो 3p के लिए निकालते हैं, तो बड़ा सिंपल था एस के लिए।
ये 2 आया ना, तो इसलिए तो एस में 2 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, एस में 2 ऑर्बिटल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो उनका सेट ऑफ क्वांटम नंबर ये रहेगा, और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट ये रहेगा। आ जाओ 3p के लिए निकालते हैं एक बार, ठीक है ना, चीज़ें और थोड़ी सिंपल हो जाएंगी हमारे लिए अभी। आ जाओ, अरे कोई बात नहीं, 3p के लिए कर लेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या घट रही है चीज़ें। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने होते हैं? पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 ना। तो हमारे पास 6 सेट ऑफ क्वांटम नंबर हमें देखने को मिलेंगे। देखो कैसे, हम क्या बोल रहे हैं, 3p, तो n, l, ml और ms। तो n की वैल्यू 3 रहने वाली है। पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 रहती है, ठीक है ना। और ml की वैल्यू माइनस एल से लेके प्लस एल तक, मीन्स माइनस एल मीन्स -1। ml की वैल्यू -1 हो सकती है, ml की वैल्यू 0 हो सकती है, ml की वैल्यू +1 हो सकती है, ठीक है ना। बाकी सब सेम रहेगा ये, ठीक है। अब देखो ml की वैल्यू हो गई आपके पास जब -1, ml की वैल्यू जब रहेगी -1। और अब ms की वैल्यू देख लो, ms की वैल्यू, तो ms की वैल्यू हो सकती है, एक बार तो लिख दोगे आप +12, एक बार लिख दोगे +12, ठीक है ना। और एक बार सेम क्या करो, 3, 1, -1, एक बार -12 लिख दो, ठीक है। अब इसका देखो 310 एम एस की वैल्यू अब चाहिए हमें। एम एस की वैल्यू होती है, एक बार +12 लिखोगे और एक बार -12, ठीक है। एक बार -12 मीन्स 3, 1 ये सेम रहेंगी, एक बार बस -12 लिख दो। अब इसमें आ जाओ 3, 1 और +1, तो यहाँ पे +1 लिख दो, एक बार +1 लिख दो। अब सेम चीज़ें कर दो, +12 लिख दो, और एक बार सेम चीज़ें कर दो। 3 है, 1 है, +1 है, ठीक है ना। अब एक बार कर दो यहाँ पे आप -12, तो आपको 6 सेट ऑफ क्वांटम नंबर देखने को मिल रहे हैं। काउंट कर लो, आपको 1 सेट, 2 सेट, 3, 4, 5, 6 सेट ऑफ क्वांटम नंबर मिल रहे हैं। क्या कोई भी सेट प्रॉपरली पूरा का पूरा सेम है? देख लो, चेक कर लो, कोई भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम है, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम नहीं हो सकता, ठीक है ना, नहीं हो सकता। तो आपको ये निकालना है, आना चाहिए, ये निकालना आना चाहिए। यही क्वेश्चन इस वाले यूनिट से, ठीक है ना, यूनिट 4 से ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आई थिंक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया, ठीक है ना, इक्का दुक्का होगा, लेकिन आई थिंक मैंने जितने भी पेपर्स देखे तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्वांटम नंबर को निकालना भी हम सीखेंगे इस यूनिट में, अभी तो हमने जस्ट, फिर भी आपको बहुत हद तक पता चल गया होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ हम सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय।